gentlemen, please join me in welcoming the Honorable Minister of Jal Shakti, Shri C.R. Patil, under whose leadership transformative initiatives like Jal Jeevan Mission and Namami Gange have significantly expanded access to clean drinking water to many people across the country. Today, he will share his views on solving India's drinking water crisis with Deputy News Editor, Times Now, Swati Joshi. I would like to request Swati Joshi to please come on the stage. And in just a few moments, we will be joined by Honorable Minister of Jal Shakti as well, Shri C.R. Patil. A big round of applause, ladies and gentlemen. Honorable Minister of Jal Shakti, Shri C.R. Patil, is with us right now. Let's welcome him with a loud round of applause. Under his leadership, transformative initiatives like Jal Jeevan Mission and Namami Gange have significantly expanded access. In fact, I would now like to request my colleague and Deputy News Editor, Times Now, Swati Joshi, to felicitate Shri Patil with a token of appreciation. Sir. Welcome to Times Now Summit, sir. सबसे पहले तो मंत्री जी बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए एंड वेलकम टू टाइम्स नाउ समिट। जी थैंक यू। अभी रिसेंटली कैच द रेन 2025 इस अभियान को आपने लॉन्च किया था। इसको लेकर बहुत क्यूरियोसिटी है, बहुत उत्सुकता है लोगों में कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उद्देश्य इसके क्या हैं और किस तरह के आउटकम्स एक्सपेक्ट आप खुद कर रहे हैं। अभी तक आपको अगर उद्देश्य पता नहीं है तो मुझे लगता है कि हमारी कुछ कमजोरी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मार्च 2021 में कैच द रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात की थी। 6 सितंबर 2024 को सूरत के कार्यक्रम में वर्चुअल जब जुड़े थे तब उन्होंने 2 बात के ऊपर आह्वान किया था। एक कहा था जल संचय जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित होना चाहिए और दूसरा उन्होंने कहा था कि कर्म भूमि से मातृभूमि के लिए कुछ लोगों ने कुछ काम करना चाहिए। उन्होंने कर्म भूमि से मातृभूमि कहा, जन्मभूमि नहीं कहा, क्योंकि अभी तो कई लोग अलग अलग स्टेट में कई सालों से रहते हैं, उनका जन्म भी वही हुआ है और मातृभूमि अलग अलग स्टेट में है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए वो काम करें। ये जब आह्वान उन्होंने किया तो सबसे पहले सूरत में जो प्रवासी व्यापारी है राजस्थान के, उन्होंने राजस्थान के 40,000 गाँव में हर गांव में 4 रेन वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर बनाने के लिए उन्होंने 1,60,000 स्ट्रक्चर के लिए उन्होंने कमिटमेंट किया। मध्य प्रदेश के जो व्यापारी सूरत में थे उन्होंने 35,000 स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहा और बिहार के व्यापारियों ने 10 जिले के सभी गांव में 4 बोर बनाने का उन्होंने कमिटमेंट किया और ये चल पड़ा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान के ऊपर 6 सितंबर से हमने जब ये काम शुरू किया, मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का कि उन्होंने आह्वान करने से हमारा काम बिल्कुल इजी हो गया। आज सुबह तक ये 4 महीने में 9,10,000 स्ट्रक्चर जन भागीदारी के साथ ये बने हुए हैं। इसका फायदा क्या है आप जानना चाहोगे? तो थोड़ी बात आपको करनी पड़ेगी। हमारे देश में 4,000 BCM बारिश होती है, हमारी आवश्यकता होती है 1180 BCM की और 2047 से 2050 तक हमारी आवश्यकता हो जाएगी 1250 BCM की। जल संचय अगर नहीं करेंगे, बारिश तो है मगर जल संचय की व्यवस्था नहीं है। अब सब यहाँ पर बैठे आपको लगता होगा इतने बड़े बड़े डैम हैं हमारे देश के अंदर, इतना जल संचय होता है, तालाब है, नदियां हैं
और मैं आपको बता दूं कि जो पूरे डैम, सरदार सरोवर हो, उकाई हो, ब्रह्मपुत्र हो, कावेरी हो, केन बेतवा हो, सभी डैम की टोटल जल संचय की जो कैपेसिटी है वो कैरिंग कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ 250 बीसीएम की है। नदी तालाब या अन्य जो व्यवस्था है उसमें अंदर हम करीब 500 बीसीएम पानी बचा सकते हैं। अगर ये बारिश होने के बावजूद अगर पानी की किल्लत है, उसके लिए हम जवाबदार है कि हमने आज तक कभी सोचा नहीं कि पानी की बचत करनी पड़ेगी, पानी को सेव करना पड़ेगा। और इसी बात को आने वाले दिनों में क्या प्रॉब्लम आएगा, उसकी जो दूरंदेशी के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी का आह्वान करते हुए लोगों को इसमें जोड़ने का एक आह्वान किया और लोग जुड़े और उसका परिणाम भी आया। मैं ऐसा मानता हूं कि मोदी जी ने जो बात कही है उसको गौर से सबको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा था कि गांव का पानी गांव में, सिम का पानी सिम के, यानी खेत का पानी खेत में होना चाहिए। अगर एक डैम हम बनाते हैं तो उसके अंदर करीब 25,000 करोड़ रुपया कम से कम लगता है। वो डैम बनाने में हमें 25 साल लगते हैं। किसानों की जमीन जाती है, उनका विरोध होता है, गांव के गांव शिफ्ट करने पड़ते हैं, उनका विरोध होता है, कोई ना कोई पर्यावरणवादी आ जाएगा, कोर्ट में जाएगा, उसके वजह से भी प्रोजेक्ट लेट होता है, उसके वजह से और ज्यादा कीमत बढ़ती है। और 25 साल के बाद अगर एक डैम बनेगा तो उसकी जो कैपेसिटी होगी जल संचय की, उसकी हमारी आवश्यकता जब तक उससे ज्यादा बढ़ गई होगी, तो तुरंत अगर हमें पानी का जल संचय करना है तो गांव में जो घर का पानी बहकर खड्डे में जाता है, खड्डे से नाले में जाता है, नाले से नदी में जाता है और नदी से दरिया में जाता है, हमें उसको गांव में ही रोकना चाहिए। और इसीलिए हमने हर गांव में करीब 4 रेनवाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाने का शुरू किया और उसका पानी अगर गांव में रहेगा तो कोई भी खेत में, कोई भी कुएं में या बोर में पूरा पानी आपको मिल जाएगा। खेत के लिए भी हमने एक स्ट्रक्चर नए डिजाइन बने, हमने करीब 12 डिजाइन बनाई थी। 4x4x6 का एक खड्डा बनाकर उसके अंदर 1.5 लाख बड़े बड़े पत्थर डाल दिए। 1 बीघा में, जैसे हमने नौसारी में पीएम साहब आने वाले थे तो 1100 स्ट्रक्चर एक दिन में खड़े किए जी। तो उसका पानी कितना अंदर जाएगा? तो नौसारी साउथ गुजरात में करीब 3000 मिलीलीटर पानी बारिश होती है और 1 बीघा में उस पर से जो पानी गिरेगा वो पानी अगर उस खड्डे में जाएगा तो करीब 8 से 8.5 लाख लीटर पानी वो जमीन में उतर सकता है। और ये जमीन में जो कैरिंग कैपेसिटी है वही हमें बचा सकती है। और आज तक हम लोगों ने बहुत पानी यूज किया, अंदर से जितना पानी निकाल सकते थे निकाल लिया जी। उसके वजह से पूरा लेवल पानी का नीचे चला गया है। तो उसको पुनः भरण के लिए, पानी का लेवल ऊपर लाने के लिए ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपने आप में बहुत बड़ा काम कर रहा है। उसके साथ साथ आपने ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का भी जवाब दे दिया। अभी थोड़ा नल से जल को लेकर क्रिटिसिज्म बीच में हमने देखा कि इम्प्लीमेंटेशन की जो गति है, पेस है, वो काफी धीमी है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप डेटा देखें तो 15 करोड़ घरों में लगभग नल से जल पहुंचाया जा रहा है, विच इज कमेंडेबल, काफी सराहनीय काम हो रहा है। क्या इससे हमारी जो ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम है इसका आप लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देखते हैं या अभी और चैलेंजेस हैं जिनको पूरा करना है? नल से जल नाम से ही पता चलता है कि नल से घर में पानी देने की योजना है, मगर उसके पीछे क्या है? माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का विचार क्या है? उन्होंने देखा कि करीब WHO का रिपोर्ट कहता है कि नल से जल आने के पहले पूरे देश में जो महिलाएं दूर तक पानी के लिए जाती थी, बोझ उठा के लेके आती थी, तो उनका आने जाने में 5.5 करोड़ घंटा रोज का उसमें खर्च होता था। आज उनका ये समय बचा है, वो समय अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने आर्थिक उपार्जन में वो उसका यूज कर रही है। दूसरा जो हुआ सबसे बड़ा काम कि जो नल से जल देने से शुद्ध पानी हर व्यक्ति को मिला। पहले तो जो पानी मिलता था उसकी क्वालिटी क्या है वो पता नहीं थी, सबसे ज्यादा रोग भी पानी में से ही होते हैं। तो ये पानी की क्वालिटी के साथ शुद्ध पानी देने की जो योजना बनी, उसके कारण करीब जो 5 साल के नीचे के बच्चे हैं, 5 साल की उम्र से कम उम्र के जो बच्चे थे, वो जो
यूनिसेफ का रिपोर्ट कहता है कि करीब हर साल 60,000 से 70,000 बच्चों की मौत होती थी और पहले 5 साल के अंदर ही करीब 3 लाख से ज़्यादा बच्चों की मौतों को बचाया गया। जो गंदा पानी आता था ना, अशुद्ध पानी आता था, उसकी वजह से जो सभी फैमिली को एवरेज 50,000 का खर्च वो हर महीने करना पड़ता था सरकार के खर्च के ऊपर। आज वो बचा तो करीब करीब 8.4 लाख करोड़ रुपया ये आरोग्य के ऊपर जो लोग खर्च करते थे उसमें बचत आई। बिना वजह से मानव शरीर में जो दवाइयाँ जा रही थी, इंजेक्शन जा रहे थे, उसका रिएक्शन 10 साल के बाद भी आने की संभावना थी, उससे भी मानव शरीर को बचाया गया। तो एक नल से जल एक योजना के कारण कितना बड़ा काम हुआ है वो आप देख सकते हैं। 15 करोड़ घरों में नल का कनेक्शन पूरी दुनिया में कोई देश में कभी हुआ नहीं और कभी होगा नहीं, क्योंकि हमारे देश में जितना पॉपुलेशन है उतना तो और कहीं है नहीं, और हमें जो पानी की किल्लत है ये और देशों में भी नहीं है। और इसीलिए कहता हूं कि मोदी साहब के लीडरशिप में पानी की समस्या से हम जरूर बाहर आ जाएंगे। मिनिस्ट्री तो अपना काम कर रही है, जन भागीदारी भी बढ़ रही है क्या? वो थॉट प्रोसेस जिसकी बात अभी आप कर रहे थे कि हम पानी खर्च करते हैं, उसको बचाने के बारे में बहुत कम सोचते हैं, तो वो थॉट प्रोसेस लोगों का बदल रहा है क्या? और उसमें अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री क्या कर रही है? देखिए, पहले ऐसा था कि पानी की कोई कीमत नहीं थी, कोई कितना भी पानी यूज कर ले तो उसको कभी चिंता नहीं थी। आज सबको लगता है कि पानी का सेविंग करना चाहिए और उसके लिए हर तरह से प्रयत्न होता भी है और लोग भी आगे बढ़ते हैं। पहले कहा जाता था, आज की तारीख में भी क्या पोजीशन है वो भी मैं एक बार आपको बता दूं। एग्रीकल्चर के लिए हम करीब 83% पानी एग्रीकल्चर में यूज होता है, 14% पानी कम्युनिटी के लिए यूज होता है और सिर्फ 2.5% पानी वो इंडस्ट्री के लिए जाता है। मन जनरल इमेज है कि इंडस्ट्री बहुत पानी यूज कर रही है, तो जहां इंडस्ट्री है वहां पर वो बहुत यूज कर रही है, मगर टोटल और हमारे पास पानी कितना है? हमारा पूरे विश्व के सामने 18% हमारा पॉपुलेशन है। हमारे पास पूरे विश्व में जो पशुधन है उसका 18% पशुधन वो हमारे पास है, और पूरे विश्व में जो शुद्ध पानी है उसमें से सिर्फ 4% पानी हमारे पास है। तो अगर उसको ठीक से हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो कहीं पानी यानी बाढ़ से प्रॉब्लम आ सकता है, कहीं सूखा से प्रॉब्लम आ सकता है, तो दोनों जगह पानी का ही प्रॉब्लम है। तो ये पानी को संभालना, उसका प्लानिंग करना, उसी के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं। जी, भारत में विभिन्न विभिन्न प्रांत हैं और वहाँ पे टेरेन अलग है, कहीं बहुत ज़्यादा नदियाँ हैं और वहाँ पानी की कमी नहीं, तो कहीं बहुत ज़्यादा किल्लत है। तो नदियों को जोड़ने का जो काम शुरू हुआ उसका स्टेटस क्या है? और अभी आपने पार्लियामेंट में कहा था कि कंसेंसस बनाने की कोशिश हो रही है, तो राज्यों के बीच में कंसेंसस बनाना कितना मुश्किल साबित हो रहा है? रिवर लिंकिंग की बात, नदियाँ जोड़ने की बात हम कई सालों से सुन रहे थे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी अपने समय में रिवर लिंकिंग के लिए बहुत जोर भी दिया था। लोग कहते हैं ना कि कुछ लोग बहुत अच्छा सोचते हैं और कुछ लोग बहुत अच्छा करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अच्छा सोचते भी हैं, अच्छा करते भी हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा अगर अपने देश में पानी पे काम किया होगा तो मोदी जी ने किया है। सरदार सरोवर की योजना कई सालों से निलंबित थी, वो मुख्यमंत्री होने के समय में उन्होंने पूर्ण कर दी, बाकी काम था वो प्रधानमंत्री बनने के बाद किया। उन्होंने जो अभी अमृत तालाब बनाए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में 75 तालाब उन्होंने नए निर्माण किए। प्रश्न क्या था कि जो नए नए मकान बने, सिटी डेवलप हुई, कई लोगों ने मकान बना दिया जहां से पानी निकल रहा था उसको रोका गया, तो उन्होंने कंप्लेन नहीं की या कारण नहीं बताया कि क्या हो रहा है। उन्होंने और जहां जगह है वहां पर हर जिले में 75 तालाब बनाने की कोशिश की और सफलतापूर्वक ये तालाब बनाने के कारण बहुत बड़ा पानी का बचत ही वहां भी हुआ है। और इसी के कारण रिवर लिंकिंग की जब बात आई तो केन बेतवा मध्य प्रदेश की केन में से बेतवा नदी में पानी गया, 10,62,000 हेक्टेयर जमीन को वहां पानी मिलेगा खेती के लिए।
62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो पीकेसी योजना बनी उसके अंदर भी 10 लाख हेक्टेयर और 50 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। यानी दोनों मिला के करीब 20,62,000 हेक्टेयर जमीन और 1,12,000 लोगों को पीने का पानी मिल रहा है। 1,12,00,000 लोगों को पानी मिल रहा है। अपने आप में बहुत बड़ा काम है। 70,000 करोड़ से ज्यादा की योजना उन्होंने राजस्थान मध्य प्रदेश के लिए बनाई और 44,000 करोड़ से ज्यादा की बड़ी योजना केन-बेतवा में बनी। तो ये उसके कारण अभी काम बढ़ा है और 2030 तक में केन-बेतवा का काम संपूर्ण हो जाएगा। उसकी जो मेन डैम बन रहा है उसका भी काम 2.5 साल पहले शुरू हो गया है। तो ये जो तमिलनाडु और कर्नाटक का प्रॉब्लम है, तेलंगाना और कर्नाटक का प्रॉब्लम है, आंध्र और तेलंगाना का प्रॉब्लम है, हम सबसे बात कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से सबका पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है तो मोदी साहब के लीडरशिप में ये काम जरूर हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज का बहुत इम्पैक्ट होता है। कई बार हम देखते हैं कि कम बारिश होती है, उसकी अपनी दिक्कतें हैं, कई बार बहुत ज़्यादा बारिश होती है और अर्बन सेंटर्स पर इसका असर पड़ता है। फ्लडिंग देखने को मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन आपकी मिनिस्ट्री का इसमें क्या रोल है? क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा विषय है। वो कभी एक मीटिंग में या कुछ डिबेट के समय में उसको पूरा नहीं कर सकता, मगर मैं इतना कह सकता हूं कि सब लोगों में जो जन जागृति आई है तो उसके लिए सभी लोग अपनी ओर से कोशिश कर रही हैं। सरकार की ओर से भी उसके ऊपर बहुत काम हुआ है। मेरा सब्जेक्ट मेरे मंत्रालय का नहीं है, इसके लिए मैं उसको क्या काम हुआ वो बताना नहीं चाहूँगा, मगर सब मिलकर जिस तरह से जागृति लाते हुए उसके ऊपर कंट्रोल करने की जो कोशिश हो रही है तो हमारा देश का डेवलपमेंट भी ना रुके और पर्यावरण का भी चिंता करने की जो बात है वो दोनों साथ में बढ़ रही है। जल शक्ति मंत्री होने के नाते वाटर सिक्योरिटी को लेकर के लॉन्ग टर्म विजन आपका क्या है? कोई ऐसे और एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिनसे हम इसको और ठोस बना सकते हैं? देखिए, प्रोजेक्ट तो बहुत से आ भी रहे हैं, बहुत से चल भी रहे हैं, मगर सबका साथ नहीं होगा तो ये प्रोजेक्ट पूर्ण करने के बाद भी पानी की किल्लत रहेगी। क्योंकि हमने पूरे देश का एक जो नक्शा बनाया है कि ऊपर गंगा है या ब्रह्मपुत्र है, उसका जो पानी उनके पास सरप्लस है उसको हम नीचे कैसे ला सकते हैं, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आप गुजरात महाराष्ट्र की जो बॉर्डर देखो, वहाँ भी बारिश है, पानी है, तो उसको हम आगे कैसे बाकी लोगों को दे सकते हैं और इसी के ऊपर उसको क्या करना चाहिए। डैम बनाना है, नदियों की कैरिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, नदियों को रिवर लिंकिंग में लेके जाना है, वो सब के ऊपर पूरे प्लानिंग के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक बार आपको एक बात भी बता दूं कि अटल जी उन्होंने एक बार कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमें जो लीडरशिप मिली है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की, और जिस तरह से वो पानी के लिए या सर्वांगीण विकास के लिए काम करते हैं, पानी के लिए जो विशेष वो काम कर रहे हैं, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध हो, पानी के लिए हो, उसमें भारत कहीं नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी की लीडरशिप में हमारी पानी की व्यवस्था वो बिल्कुल पूरी हो जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, सभी लोगों ने 7 पीढ़ी तक का धन संग्रह कर लिया होगा, उससे भी ज्यादा करने की कोशिश भी कर रहे होंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी 8वां पीढ़ी का जो आप धन संचय करोगे वो आपके आने वाली पीढ़ी के लिए पानी के लिए कीजिए, उसमें अभी से इन्वेस्ट करिए, उसमें खर्च करिए। उससे पानी अगर आप धन संचय करोगे और जल नहीं होगा तो आपकी आने वाली पीढ़ी या हमारे आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। पानी कभी भी इंडस्ट्री में बनने वाला नहीं है। ये खून और पानी दोनों ये मानव सृजित हो ही नहीं सकते, और इसीलिए पानी का जल संचय करना उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। उसके लिए जो भी कर सकते हैं वो करने की कोशिश करनी चाहिए। जो मोदी जी का भी आह्वान है कि मातृभूमि के लिए कुछ करिए, आप जहाँ रहते हो वहाँ करिए। हम तो इंडस्ट्री के लोगों को मिलते हैं तो
तो उनको यही कहते हैं कि आपका बंगला, आपका ऑफिस, आपके प्रोजेक्ट, हर जगह पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप पहले कीजिए। और आप ज़्यादा कुछ कर सकते हैं तो आपके गांव में, जो आपका गांव है वहाँ में, उस गांव के तालुके में सबसे ज़्यादा आप कर सकते हैं। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, मगर मुझे कल एक सज्जन मिलने आए थे परसों, और उन्होंने कहा कि जल संचय के लिए मुझे भी कुछ करना है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो अलग अलग डिज़ाइन है, हमने उनके साथ बात किया। उसमें से एक डिज़ाइन जो बोर करते हैं, उसके ऊपर टांके वगैरह बनाते हैं, कुंडी बनाते हैं, उसमें हम सबमर्सिबल पंप नहीं डालते हैं। तो वो जो बताया उनको, उसका खर्च होता था एवरेज 30,000 का। और उन्होंने उसी टाइम कहा कि मैं 1,000 बोर ऐसा स्ट्रक्चर बना दूंगा, करीब 3 करोड़ का। तो ये लोग सामने से आते हैं, उनको लगता है, मैंने कहा हम तो कभी किसी से उसके लिए पैसा हम नहीं इकट्ठा करते, हम बताते हैं, उंगली निर्देश करते हैं कि यहाँ आप करो, ये डिजाइन के साथ कर सकते हो, आपकी मर्जी से जहाँ करना है कर सकते हो। तो इस तरह से जो लोग जुड़े हैं, तो आज सुबह तक 4 महीने में 9,10,000 ये स्ट्रक्चर बनाना, ये बहुत मुश्किल बात है। खेतों के लिए भी हमने छोटा स्ट्रक्चर बनाया, उसके अंदर भी करीब 4,000 का खर्चा होता है, पर बहुत पानी उसके अंदर भी बचता है। मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर हम आपको लगता है कि इंडस्ट्री में से बहुत पोल्यूशन आता है, मैं आपको बताऊं, एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन आता ही है, मगर एग्रीकल्चर से कम नहीं आता है। क्योंकि हम खेत में जब यूरिया डालते हैं या कुछ ना कुछ केमिकल डालते हैं, वो केमिकल जब बारिश होता है तो बारिश से वो मिट्टी के साथ वो नाला नदी में जाकर हमें पीने के लिए हमारे पेट में आता है। हम ट्रीट करते हैं, मगर सब ट्रीट संभव भी नहीं है, और उसके कारण कुछ न कुछ अंश उसके हमारे शरीर में जाते हैं। उसी के कारण आप देखते होंगे कि कैंसर का प्रमाण भी बढ़ा है। और अगर ये शुद्ध पानी नहीं होगा, यानी खेत का पानी अगर नदी में जाने से रोका नहीं जाएगा, तो हमारी प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। और इसीलिए खेत का पानी खेत में होगा, और वो खेत के लिए ही काम आएगा, तो बहकर वो नदी तक नहीं आएगा, तो हमें अच्छा पानी मिल सकता है। जी, क्योंकि पोल्यूशन का आपने जिक्र किया, इसलिए मैं यमुना का मुद्दा जरूर उठाना चाहूंगी। दिल्ली चुनाव के वक्त बहुत बड़ा मुद्दा था, अब आप लोगों की सरकार आ गई है, तो ये काम पूरा होते हुए हम कब देख पाएंगे? इसको लेकर कोई टाइमलाइन सेट है? क्योंकि काम तो शुरू हो गया, ये तो तस्वीरों में हमने देखा, काम शुरू हो गया। काम शुरू हो गया, आपको विश्वास है? तो काम पूरा हो जाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बहुत जल्दी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब भी उसमें अंदर पूरा हमको गाइड कर रहे हैं। माननीय अमित भाई शाह साहब HM, वो भी उसमें जुड़कर वो काम कर रहे हैं। दिल्ली की सरकार, उसके मुख्यमंत्री और सभी लोग मिलकर, NGO, कई लोगों की बहुत सी ऑफर है। कोई हमें टेक्निकल गाइड कर रहा है, कोई अलग अलग ऑफर कर रहा है, सफाई के लिए मशीनरी प्रोवाइड करने की बात कर रहा है। हम सब मिलकर बहुत जल्दी पूरे देश की जो इच्छा है कि यमुना शुद्ध हो जाए, हो जाएगी। ये हमेशा कहा जाता है, कहावत है कि द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड, और एक थोड़ी हमारी भारतीय होने के नाते कभी माइंडसेट भी होता है कि अच्छा विदेश में ये अच्छा है, विदेश में वो अच्छा है। और कई सारे हमने देखा इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी होते हैं बेहतरी के लिए, देश में डेवलपमेंट के लिए। आपकी मिनिस्ट्री की तरफ से कोई ऐसे इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस लाइंड अप हैं क्या, स्पेसिफिकली वाटर सिक्योरिटी को लेकर के? देखिए, कोलैबोरेशन की आवश्यकता इसके लिए भी कि ज्ञान का वर्धन होता है, टेक्निकल सहायता मिलती है और फंड भी मिल जाता है। एक समय ऐसा था कि भारत को अन्य देशों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था, न हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, न में उसके लिए और कोई जानकारी थी। तो हम दूसरे देशों के साथ कोलैबोरेशन करते हुए यहाँ कॉपी करने की कोशिश करते थे। मैं आज आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आज अन्य देश ये हमारे ऊपर डिपेंड होने लगे हैं। हमारी जो टेक्नोलॉजी का उपयोग है उसकी वो कॉपी भी कर रहे हैं, उसको समझ भी रहे हैं। मैं अभी WF में गया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, तो वहाँ पर जो एक्सपर्ट आए थे, कंसल्टेंट आए थे, तो उन्होंने ओपिनियन दिया था कि आज पूरे विश्व में पानी के लिए अगर कोई देश में टोटल जो खर्च हो रहा है उसका 40% सिर्फ भारत वो अकेला कर रहा है।
तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट के साथ लोगों का कोलैबोरेशन भी करते हुए, साथ लेते हुए ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ रहा है, जो हमारी समस्या का हल होगा। पानी एक ऐसा मुद्दा है जो आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा विश्व ही इससे जुड़ा हुआ है और भारत में खासकर ये हमारे सेंटिमेंट से और आस्था से भी जुड़ा हुआ है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बारे में भी आपसे बात करना चाहूंगी। न सिर्फ मिनिस्ट्री बल्कि लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू एंश्योर कि पानी में, नदी में खास करके जिसकी पूजा हम करते हैं उसमें हम खुद गंदगी ना डालें। और कई जगह पे मैंने देखा चेक भी होता है, बट कई बार स्लिप अप्स भी हुए हैं। लोगों की कितनी बड़ी भागीदारी आपको लगता है? एंड एट द सेम टाइम आपसे मैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस पर भी पूछना चाहूंगी। गंगा नदी एक हमारी आस्था का स्थान है। पहले से ऐसे तो नदी को माँ ही कहते हैं, मगर गंगा के लिए तो माँ का प्रयोग बहुत ज्यादा उसका यूज होता है। गंगा को स्वच्छ करना चाहिए, उसके बजाय गंगा मैली हो गई है, गंदी हो गई है। इस बात से हम दुखी थे। पहली बार लोगों को विश्वास हुआ कि गंगा साफ भी हो सकती है और साफ हुई भी है। महाकुंभ इतना बड़ा हुआ, कोई कहता है 60 करोड़ 65 करोड़, जो भी करोड़ों लोग आए, मेरे सहित हमने उस पानी में जब डुबकी लगाई तो मुझे लगता है कि बिल्कुल पानी नहाने जैसा था। उसके ऊपर जो क्वालिटी, मैं तो 2014 से बनारस जाता था, मैं वहाँ देखता था कि पानी में हाथ डाले तो भी कीचड़ जैसा पानी पूरा आता था। हम आराम से, और इतने लोग एक साथ आने के बावजूद पानी की क्वालिटी वो ठीक रही। तो नदी, मोदी साहब ने जो गंगा नदी को साफ करने के लिए जो प्रोजेक्ट दिए हैं नमामि गंगे का, उससे के कारण हुआ। बाकी सभी लोगों ने उसके अंदर काम किया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, बाकी लोगों ने जो सहयोग दिया। नहीं तो इतने दिन में इतने 7 लोग आ जाते तो गंदी और ज्यादा नदी गंदी हो सकती थी, मगर नहीं हुआ। और आने वाले दिनों में और ज्यादा पानी, हर नदी को स्वच्छ करने की कोशिश नमामि गंगे में भी हमने 6 नदी को लिया है पहले प्रोजेक्ट में, उसको पहले कर रहे हैं जी। रिवर्स के प्रिजर्वेशन को लेकर के खास तौर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि जैसे मैंने कहा आस्था से तो जुड़ा ही हुआ है, लेकिन अगर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के जरिए हमें उन इलाकों तक पानी पहुंचाना है जहां पर अभी लोगों को दिक्कत है, परेशानी है, प्रिजर्वेशन के लिहाज से अगर आप उस पर कुछ बता पाएं, क्या कदम उठाए जा रहे हैं रिवर लिंकिंग के बारे में? रिवर लिंकिंग और साथ ही नदियों की हेल्थ को लेकर। देखो, रिवर लिंकिंग का प्रोजेक्ट आने के पहले मैं आपको अभी उदाहरण दूं, मैं तो अभी आया, 9 महीने हुए। हमने जब पीकेसी की बात की तो मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब को मिला था और मैंने कहा कि दोनों सीएम आपके नेतृत्व में वो तैयार हो गए साइन करके इसको आगे बढ़ाने के लिए। तो उन्होंने पॉलिटिकल जो निर्णय होता है उस तरह से नहीं किया कि चलो बुला लो, जल्दी से कार्यक्रम कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि पहले दोनों नदियों को जोड़ने से उसके अंदर जो जीव जंतु है, पानी की क्वालिटी है, जो वनस्पति है, उसको क्या इफेक्ट होगी उसका पहले रिपोर्ट मुझे दो। और सभी एक्सपर्ट के पास से दोनों नदियों का जल मिलने के बाद आगे क्या होगा उसका पूरा रिपोर्ट उन्होंने देखा, एकदम पॉजिटिव था कि कोई नुकसान नहीं होगा। जब जाकर उन्होंने प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दी। तो रिवर लिंकिंग हम कहते हैं उतना इजी नहीं है। रिवर लिंकिंग करने के पहले इतनी सभी समस्याओं का सामना करने की तैयारी करते हुए, क्या समस्या आएगी उसको पहले आइडेंटिफाई करते हुए बाद में ही प्रोजेक्ट हो रहे हैं, तो इससे आने वाले सालों में कोई बड़ी समस्या हमारे लिए नहीं होगी, उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। जिस हिसाब से आपकी मिनिस्ट्री काम कर रही है और आप कह रहे हैं कि जन भागीदारी बढ़ी है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है, उम्मीद हम करते हैं कि हमें पानी को लेकर युद्ध जैसी स्थिति का सामना ना करना पड़े। पाटिल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग विद अस। बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।